हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरुण कुमार गिरी एडुटेक विराट में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का स्थूल पदार्थों के गुण नामक चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका इंग्लिश होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी स्थूल पदार्थों के गुण। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि कभी भी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास जरूर करें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है स्थूल पदार्थों के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की जो बूंद होती है वो जब नीचे आता है तो गोलाकार आकृति में आता है। ठीक है ना, उसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन जिसको बोलते हैं। सरफेस टेंशन के कारण यानी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति की होती है। उसके बाद दिया हुआ है द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? यानी जो द्रव का जो बूंद होता है वो संकुचित होकर सबसे कम जो क्षेत्र घेरता है, उस प्रवृत्ति का सबसे कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो घर्षण होता है। यानी जो नैनो पार्टिकल होते हैं, नैनो सब्सटेंस हुआ, नैनो का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा से छोटा। तो नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो घर्षण होता है। उसके बाद दिया हुआ है तेल जल के तल पर फैल जाता है। तेल जल के तल पर क्या होता है? फैल जाता है। क्या कारण है? क्योंकि तेल का जो तल तनाव होता है पानी से कम होता है। तेल का जो तल तनाव होता है वो पानी से कम होता है, इस कारण से तेल जल के तल पर क्या होता है? फैल जाता है। ठीक है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अगर मिट्टी के तेल का घनत्व पानी से घनत्व से अगर कम हो, अगर अधिक हो, तो क्या होगा? पानी मिट्टी का तेल नीचे चला जाएगा और पानी ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके सीधे उल्टा होता है। मिट्टी का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए क्या होता है कि मिट्टी का तेल पानी के सतह पर क्या होता है? सतह के ऊपर आ जाता है। ठीक है, यही कारण है। यानी ये सारी की सारी क्या है? डेंसिटी पर डिपेंड करता है, घनत्व पर डिपेंड करता है। उसके बाद दिया हुआ है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो साबुन के जो बुलबुला होता है उसके अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो भी साबुन का बुलबुला होता है उसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो हमारे बाहर के वातावरण का जो दाब है उससे क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, अगर उससे अधिक नहीं होता तो वो बुलबुले के फॉर्म में नहीं होता है। वो या तो क्या होता है? वो एकदम प्लेन में होता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है यदि साबुन के दो भिन्न व्यास के बुलबुलों यानी बब्ल्स को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो तो क्या होगा? देखिए, एक साइंटिफिक कुछ रीज़न है। यानी जो साबुन की जो दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुला है, एक छोटा है एक बड़ा है, अगर क्या होता है दोनों को जो है एक नली के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होता है कि छोटा बुलबुला छोटा बुलबुला और छोटा होता जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ये क्या है? एक प्रकार का नेचर होता है इसका। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है एक ही पदार्थ से बने तार जिनकी भीमाएँ नीचे दी गई है अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं तो अधिकतम तरंगदैर्घ्य वृद्धि होगी। इसे एक बार हम फिर रिपीट करेंगे। एक ही पदार्थ से बने तार जिनकी भीमाएँ नीचे दी गई है अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं तो अधिकतम दैर्ध्य यानी अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी। तो 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाले तार में जो तार का ऑप्शन है वो ऑप्शन तो इसमें से हटा दिया गया है क्योंकि 1 लीनियर में हमें जवाब देना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाले तार में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिया हुआ है कुछ कथन दिया हुआ है, वो कथन के बारे में जानेंगे कौन सा कथन सही है। दिया हुआ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती हो तो, केशिकत्व यानी कैपिलरीज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो ऑप्शन 1 है, कथन 1 है केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। कथन 2 है कि कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। तीसरा है स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। चौथा है बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो इसमें से कौन से कथन सही है? तो कथन 1, 3 और 4 सही है। कथन 1 केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। केरोसिन जो द्वीप हम लोग केरोसिन जो तेल हम लोग जलाते हैं वो क्या है, कैपिलरीज के नियम पर डिपेंड है वो, यानी जो तेल जो केरोसिन के जो दीप है उसमें जो क्या होता है, उसमें मिट्टी का तेल डाल करके और कपड़ा की बत्ती लगा देते हैं और उसको हम लोग जलाते हैं। ये पुराने ज़माने में, अब तो आजकल के लोग उसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि अब सबके घर में बिजली की व्यवस्था है, सबके घर में साधन की एक से एक फैसिलिटी है। लेकिन पुराने ज़माने के लोग क्या होते थे, वो लोग केरोसिन तेल का एक दिया बनाते थे और उसमें का जो बत्ती होता था वो कपड़ा का होता था। तो जैसे जैसे वो बत्ती जलता था वो नीचे के तेल को क्या होता है सूखता था और जलता था। तो एक कैपिलरीज की घटना पर होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कथन 1 हमारा सही है कि क्योंकि केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता अगर कैपिलरीज यानी केशिकत्व की घटना नहीं होती तो। दूसरी बात क्या है, तीसरा में दिया हुआ है कि स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है। एकदम सही है। जो स्याही जिसे में एक नीब कलम होता था, कभी क्या होता है हम लोग राइटिंग के लिए नीब कलम का प्रयोग करते थे, तो उसमें एक रुई का एक सिलेंडर के आकार का एक अंदर से कुछ सिस्टम होता था, उसमें रुई लगा होता था और उसमें क्या होता था, वो पानी में कुछ कलर को डाल करके और मिक्स करके उसमें डाल दिया हो जाता था। और क्या जैसे जैसे हम लोग लिखते थे वो धीरे धीरे क्या होता था, उस रुई के माध्यम से वो सूखता जाता था और हम लोग अपना राइटिंग लिखते जाते थे। धीरे धीरे क्या होता था वो ख़त्म हो जाता था, तो फिर दोबारा बार हम उसमें डालते थे। तो वो भी क्या है, कैपिलरीज की घटना पर डिपेंड है। तो कैपिलरीज के कारण ही मिट्टी का तेल हुआ या कोई भी पानी हुआ या कोई भी द्रव हुआ किसी रुई के माध्यम से या किसी पदार्थ के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो 4 नंबर भी कथन सही है कि बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं होता, वो भी सही है। क्योंकि जो पेड़ पौधा है वो ज़मीन से जो जल को ऑब्जर्व करता है, जो सोखता है, वो क्या होता है, वो जो है जाइलम के माध्यम से लेता है, वो भी एक पर कैपिलरीज है। कैपिलरीज का ही उसमें भी घटना होती है जिसके माध्यम से जल को ऑब्जर्व करती है और पेड़ पौधा हरा भरा होती है। तो इस प्रकार से हमारा कथन 1, 2, 1, 3 और 4, ठीक है। केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, क्या है, तो पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए, पौधों की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए मात्र यही कारण नहीं है, और भी कारण हो सकते हैं। क्यों जरूरी नहीं है कि केशिकत्व एकमात्र कारण है जिसके माध्यम से जो है जल जो है जाइलम के माध्यम से पेड़ पौधा के पत्ती तक पहुंचता है, यही कारण नहीं है, कुछ और भी कारण है। क्योंकि पेड़ पौधा में क्या होता है, पेड़ पौधा में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, यानी इसको वेपराइजेशन मेथड बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, उसके माध्यम से क्या होता है कि वो पत्ती पर जो लाइट इंसिडेंट होता है पड़ता है तो वो गर्म हो जाता है, उसमें का स्टोमाटा खुल जाता है। खुलने के बाद क्या होता है, उसका मुख खुल जाता है, तो वो जल उसमें का वाष्पोत्सर्जन शुरू हो जाता है और जो वो जल क्या होता है वायुमंडल में जा करके बादल का निर्माण करता है, फिर बारिश होती है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने के कारण है तो पृष्ठ तनाव, ठीक है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने के कारण है तो पृष्ठ तनाव या कैपिलरीज घटना भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब दिया हुआ है कि एक केश नली में
एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तरल का जो तरल है उसका पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। ठीक। अच्छा, उसके बाद यह हुआ है जब जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? जब किसी झील के सतह से, यानी जैसे पानी है, एक गिलास हम पानी रखे हैं या किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है, तो कभी हम देखते हैं कि एक नीचे से छोटा छोटा बुलबुला ऊपर आता है, तो ऊपर आने के क्रम में उसकी साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? साइज बढ़ेगा या घटेगा? ये चीज़ इसमें दिया हुआ है कि जब किसी झील तो क्या होता है कि इस प्रकार हम जानते हैं कि अब इसके साइज़ पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम जानेंगे कि क्या होता है जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह पर आएगा तो क्या आकार क्या होगा? आकार उसका बढ़ जाएगा। सिर्फ एक ही बात याद रखेंगे कि जब भी कोई बुलबुला सतह से ऊपर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर दिया हुआ है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, कारण क्या है? तो वायुमंडलीय दाब में कमी। देखिए, हमें पता है कि हम जब जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वहाँ पे क्या होता है? वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। तो नीचे की अपेक्षा ऊपर वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? कम होता है। तो नीचे क्या होता है? नीचे हम कलम का यूज करते हैं तो एकदम आसानी से स्याही पेन में रहता है और आसानी से हम लिखते हैं, कोई प्रकार का स्याही को निकलने का कोई डर भय नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? बाहर का दबाव कम हो जाता है, अंदर का दबाव ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण अंदर से स्याही बाहर फेंक देता है। यही कारण है कि यहाँ दिया हुआ है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही बाहर निकलने लगती है। कारण क्या है? वायुमंडलीय दबाव में कमी के कारण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है तो पास्कल के नियम पे। किसके नियम पे? तो पास्कल के नियम के सिद्धांत पे आधारित है। उसके बाद ये हुआ है मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। इसका कारण क्या है? तो लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में, इसमें ये दिया हुआ है कि किस संबंध में क्रांति ला दी है। यानी दिया हुआ है क्वेश्चन कि मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। तो किस संबंध में? तो लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति ला दी है। एकदम सही है। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से जो मौसम दशा इंगित होती है वह क्या है? तूफानी मौसम। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये ज़्यादा करके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर बैरोमीटर के पट्टांक में अचानक गिरावट होती है तो क्या इंगित करता है? किस चीज़ को संकेत करता है? तो तूफान को संकेत करता है कि अचानक तूफान आने वाला है। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है नीचे दिए हुए 4 छिद्र वाले फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। फव्वारे के जिस छिद्र से पानी अधिक दूरी पर फेंका जाएगा वह है, तो इसमें अलग अलग जो होल दिया हुआ है, होल 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से यहाँ दिया हुआ है कि फव्वारे के जिस छिद्र से पानी अधिक दूरी पर फेंका जाएगा वो होल क्या होगा? वो 2 नंबर होल होगा। 2 नंबर होल से क्या होगा? पानी अधिक दूरी पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि वो 2 नंबर होल एकदम बीच में है, तो बीच में है तो पानी का क्या होगा? पानी का स्पीड ज़्यादा होगा और अधिकतम दूरी तय करेगा। उसके बाद दिया हुआ है पेट्रोलियम परिष्करण के लिए पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है, यानी एस्फाल्ट है। यानी पेट्रोलियम जो प्राप्त किया जाता है, जिससे क्या होता है कि पेट्रोलियम क्या है? एक प्रकार का रॉ मटेरियल होता है, तो उससे हम लोग पेट्रोल, केरोसिन, प्लास्टिक, बहुत तरह तरह के पदार्थ को प्राप्त करते हैं। तो उसमें से एक उत्पाद हमारा एस्फाल्ट होता है। एस्फाल्ट भी क्या है? पेट्रोलियम का एक उत्पाद है। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कड़े जाड़े में झील की सतह
हिमशितित हो जाती है। कड़े जाड़े में झील की सतह क्या होती है, हिमशितित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। उनके तल में जो है जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है जल की घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिक होती है। देखिए क्या होता है कि जिसे में हम कश्मीर के एरिया साइड हम जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे अधिकतर नदियाँ जो है पूरा बर्फ़ में बदल जाती है, लेकिन उसके बर्फ़ के नीचे जब हम उसको खोद कर देखते हैं तो वहाँ पानी, पूरा पानी लगा रहता है। वो अंदर पूरा पानी रहता है, मछली भी सब जिंदा रहती है। कारण क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। यही कारण है कि हिमशितित जो है, हिमशितित झील में उसके तल जल द्रव अवस्था में बना रहता है। उसके तल का जो जल है वो द्रव अवस्था में बना रहता है, वो बर्फ़ में नहीं बदलता है। ऊपर वाली परत ही सिर्फ बर्फ़ में बदलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हुआ है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ़ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्योंकि कारण क्या है, तो पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ठीक, सॉरी, पानी के घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, यानी वो जमा हुआ नहीं रहता है और मछली भी जिंदा रहती है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है, बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है। कारण क्या है, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। देखिए ये तीनों हमने क्वेश्चन पढ़ा, तीनों में लगभग मछली और झील के बारे में ही चर्चा किया। तो घुमा फिरा कर क्वेश्चन किया है। ये अलग अलग तरीक़े से क्वेश्चन के पकड़ने के सेंस एक ही है, लेकिन तरीका अलग अलग है। अलग अलग तरीक़े से क्वेश्चन कर सकता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि मात्रा को आप, मात्रा मतलब जिसे उसको साइज़ को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है। आप अपने साइज़ को उसको काट करके कम या अधिक कर सकते हैं, लेकिन घनत्व को नहीं बदल सकते। इसलिए क्या होता है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर हमारा घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, उसके बाद है पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है। तो पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, याद रखेंगे इसे। उसके बाद दिया हुआ है, जल का अधिकतम घनत्व होता है केल्विन में। अगर केल्विन में बात किया जाए तो जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री केल्विन पर होगा, तो 277 डिग्री केल्विन पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक, तो यहाँ पे कथन वाला दिया हुआ है, 2 कथन दिए हुए, दोनों कथन में हम पता करना है कि कौन से कथन सही है। कथन 1 में दिया हुआ है कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ठीक है, दूसरा कथन है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। देखिए अगर दोनों कथन को हम कंपेयर करें तो पहला जो कथन होगा वो कथन, पहला कथन सही है, क्योंकि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है क्योंकि पानी में डूब जाता है। कारण यह है क्योंकि लोहे का जो घनत्व होता है वो पारे के से क्या होता है, पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व होता है पारे से कम होता है, इसलिए लोहा का गोला पारा पर तैरेगा। लेकिन लोहे का घनत्व पानी से क्या होता है, पानी से अगर कंपेयर करेंगे कि लोहे का घनत्व पानी से, तो लोहे का घनत्व पानी से क्या होता है, अधिक होता है। तो जब घनत्व अधिक होता है वो पानी में आसानी से डूब जाएगा, और पानी का घनत्व कम होता है इसलिए वो पानी में आसानी से डूब जाएगा। इस प्रकार हमारा कथन ए सही है और कथन आर गलत है। लोहे की, उसके बाद दिया हुआ है, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। देखिए दूसरा बार भी हमने पढ़ा, तो लगभग जो ऊपर वाले कथन दिया हुआ है उसी सेंस में हमारा एक क्वेश्चन किया है। तो यही कारण होगा कि लोहे घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। कारण क्या है, तो कारण है कि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। देखिए इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन में ऐसे घुमा कर करता है कि बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। इसका एक ही सिद्धांत याद रखेंगे कि सुई का अपेक्षित जो घनत्व होता है, तो सुई के द्वारा जितना पानी को विस्थापित किया जाता है उस पानी का अपेक्षित घनत्व से क्या होता है, उसका
अधिक होता है। इसलिए क्या होता है कि सुई आसानी से पानी में डूब जाता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है। किस कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होता है, तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। देखिए क्या होता है कि हम जब तक जितना देर तक पानी में डूबा हुआ रहता है बाल्टी, और बाल्टी में एक रस्सा बंधा हुआ रहता है। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, कुआं से लोग पानी पीते थे, बाल्टी में रस्सी बांधकर और कुएं में डुबा देते थे, और क्या होता था, वो कुएं से पानी निकाल करके अपना प्यास को बुझाते थे, अपना खाना जो भी अपना जीवन यापन करते थे। तो उसी तौर पे दिया हुआ है कि जब तक पानी बाल्टी में डूबी रहेगी तब तक क्या होगा, उसमें एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल की खोज आर्किमिडीज ने। तो क्या होता है कि उत्प्लावन बल के कारण पानी में किसी वस्तु के भार में आभासी कमी होता है। कारण क्या है कि देखिए, एक इसके पहले जो है हम उत्प्लावन बल के बारे में कभी न कभी हमने पढ़ा होगा या नहीं हुआ, तो उसके बारे में मैं डिटेल एक वीडियो भी निकालूंगा उत्प्लावन बल के बारे में, जिसका खोज आर्किमिडीज ने किया था। उन्होंने एक नियम दिया था। नियम क्या था? उन्होंने बताया था कि द्रव अपने में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की दिशा में बल आरोपित करती है, और उस बल को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं, जिसके कारण किसी वस्तु के भार में एक आभासी कमी होती है। वही कारण है कि जब हम कुएं में किसी बाल्टी को डुबाते हैं और पानी खींचते हैं, तो जब तक जितना देर तक पानी में रहता है उतना देर तक हमें उस बाल्टी हल्का नजर आता है। जैसे पानी की सतह से ऊपर लाते हैं तो क्या होता है, हमें बाल्टी भारी लगने लगता है। ठीक है, यही कारण है। उसके बाद दिया हुआ है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार क्या होगा? भार शून्य होगा। कहने का अर्थ है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसके जल में भार क्या होगा? तो शून्य होगा। आपको पता होना चाहिए कि जिस गुब्बारा में हम अगर पानी में हवा भर देते हैं तो क्या उसको वाटर में आप रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व उस गुब्बारे के घनत्व से काफ़ी ज़्यादा है। यानी उसका पानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, थोड़ा भी नहीं डूबेगा, या तो उसके सतह पर पड़ा रहेगा या ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये हुआ है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने के कारण है। क्या होता है कि जब हम मही निकालते हैं या हम जिस दही को मथते हैं घी निकालने के लिए, तो क्या होता है, उसमें हम एक रही को तेज़ी से नचाते हैं तो धीरे धीरे देखिएगा कि उसमें धीरे धीरे घी बनना शुरू हो जाता है। तो कारण क्या है, एक अपकेंद्रीय बल होता है, जिस कारण क्या होता है, उसमें का जो दही का जो क्रीम है यानी जो घी है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, वो पृथक होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, याद रखेंगे। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कारण है? तो अपकेंद्रीय बल का कारण है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद दिया हुआ है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो उसका कम घनत्व। देखिए, हमारे वायुमंडल में बादल तैरते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जिसका घनत्व ज़्यादा है वो धरती पर है, लेकिन जिसका घनत्व जितना ज़्यादा कम होता गया वो उतना ही ऊंचाई पर चला गया है। बादल का घनत्व काफ़ी कम होता है, गैसियस स्टेट में होता है, इसलिए वो क्या होता है, वो वायुमंडल में ऊपर चला जाता है। तो क्या होता है, यहाँ बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण क्या है? तो उसका कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। उसके बाद दिया हुआ है, वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो कौन सा तत्व होता था? टेक्नीशियन था। टेक्नीशियन को सबसे पहले आर्टिफिशियल रूप से क्या किया गया था? बनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करती है तो वह कुछ ऊपर उठ जाती है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करती है तो वह कुछ ऊपर उठ जाती है। दूसरा कथन दिया हुआ है, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है।
एक दोनों कथन हमारा सही है, दोनों कथन सही है। देखिए इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। जो समुद्र होता है ना, तो समुद्र में नमक की मात्रा ज़्यादा होता है, यानी लवण ज़्यादा होता है, साल्ट ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा, इस कारण से उसका घनत्व तो ज़्यादा होता है। आप देखिएगा, आप एक सामान्य नदी में तैरिए और समुद्र में जाकर तैरिए, समुद्र में आप आसानी से तैर सकते हैं, क्योंकि उसका घनत्व तो इतना ज़्यादा होता है कि लगता है कि आप बिना तैरे ही उस पर तैर रहे हैं। उस पर आप सो सकते हैं, आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि उसका घनत्व तो ज़्यादा होता है। और जितना ज़्यादा घनत्व होगा, वो उत्प्लावन बल उतना ज़्यादा लगाएगा। वो चाहेगा कि आपको हमेशा ऊपर रखे, अपने नीचे नहीं जाने दे। उसका एक नेचर होता है, ठीक है। दूसरी कथन ये भी दिया हुआ है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। राइट है, सागर का घनत्व ज़्यादा होता ही है नदी से। अगर ज़्यादा नहीं होता तो क्या हम आसानी से सागर में तैर सकते हैं? नहीं तैर सकते हैं, यही कारण है, ठीक है। तो हम देखेंगे कथन ए और कथन आर दोनों सही है और दोनों की सही व्याख्या की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा भौतिकी का स्थूल पदार्थों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद हम एक कोई और नए टॉपिक लेकर आएंगे। तो इतना ही पर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।